अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो इस दफ़ा का स्टूडेंट लेक्चर जो है वो काफ़ी बल्कि कुछ टाइम से ही लेक्चर्स काफ़ी लेट जो है वो अपलोड हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि स्टूडेंट कुछ मैं जो है ना बस बिज़ी होती हूँ और भी कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता मुझे ना लेक्चर रिकॉर्ड करने का। लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अब जो है ना वो रूटीन को थोड़ा सा सीधा करके तो आपके लिए जो है ना वो लेक्चर टाइम से अपलोड कर दिया करूँ। तो एक तो ये बात थी और सेकेंडली ये कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि जो है हमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी बताए जाएँ। तो इंशाल्लाह जो है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी साथ-साथ प्रोवाइड करूँगी मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया करूँगी। और अप्लाइड साइंसेस के जो लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एपिस्टेक्सिस, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं नक्सीर का फटना। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के या बड़ों के जो है वो नाक से सडनली ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एपिस्ट्रिक्सिस कहते हैं। अब देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है, इसमें ये ब्लीडिंग क्यों होती है पेशेंट को, ठीक है। तो कहता है कि एपिस्ट्रिक्सिस कमनली नोन एज द नोज ब्लीडिंग, इसको हम नोज ब्लीडिंग भी कहते हैं, अकर व्हेन देयर इज़ अ ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द नोज। अब ये ब्लीडिंग बेसिकली कहाँ से आ रही होती है कि हमारे जो नोज़ के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो रप्चर हो जाती हैं, जो कि मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रप्चर होंगी जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट ब्लीड करता है। नोज ब्लीड्स कैन रेंज फ्रॉम अ माइनर टू मोर सीरियस इश्यूज़। तो अगर तो ये जो आप कह लें कि जो ब्लड वेसल डैमेज होती है या रप्चर होती है, ठीक है, तो इससे जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो कहते हैं कि माइनर भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। अगर तो वो जो है मतलब माइनर सा आप कह लें कि रप्चर हुई है तो सारी बात है ब्लीडिंग कम होगी। लेकिन अगर ज़्यादा जो है इशू बना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा जो है वो रप्चर हुई है, ब्लड वेसल को रप्चर ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा होगी तो वो जो है ना एक सीरियस कंडीशन की तरफ लीड करेगी। बट मोस्ट केसेस आर नॉट सीरियस, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते एंड कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली। और उनको हम जो है इंतहाई जो है वो आप कह लें कि एफिशिएंसी के साथ जो है इफेक्टिवली जो है हम उनको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं खुद ब खुद। अब कहते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये ब्लीडिंग क्यों होती है, ब्लड वेसल्स क्यों रप्चर हो जाती हैं। सबसे पहले तो कहा आ जाता है जी ड्राई एयर, ठीक है। अब ये जो हमारा नेज़ल एरिया आप देखें स्टूडेंट, यहाँ से जो है एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रही होती है और समटाइम जब हवा के अंदर जो है वो मॉइस्चर कम हो जाता है, ठीक है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है जैसे गर्मियों के मौसम में होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो नेज़ल इन्वायरमेंट है, ठीक है, नोज़ के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। कॉमन इन ड्राई क्लाइमेट्स, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर जो है वो ये कॉमनली कंडीशन होती है एंड ड्यूरिंग द विंटर, और विंटर्स की कंडीशन में भी, ठीक है, व्हेन द इनडोर एयर इज़ हीटेड, और जब हम सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, सर्दियों में तो हम क्या करते हैं कि अपने घरों को टोटली बंद कर लेते हैं, ठीक है, हीटर वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, हीटेड हो जाता है। उस कंडीशन में भी ये रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब कहते हैं जी नेज़ल ट्रॉमा, या नाक के ऊपर कोई चोट लग गई हो, इंजरी टू द नोज़ इंक्लूडिंग नोज़ प्रिकिंग, ठीक है, कि जैसे अक्सर नोज़ में ख़ारिश करते हुए जो है वो नेल वगैरह लग जाता है, उस कंडीशन में जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, इंजरी हो जाती है। नेज़ल इरिटेशन, ठीक है, एक्सपोजर टू इरिटेंट लाइक स्मोक और केमिकल्स, या तो कोई आपने कोई इस तरीके का इरिटेंट जो है वो इनहेल कर लिया, कोई स्मोक वगैरह या केमिकल को ले लिया, जो कि जिसने जाके हमारी ब्लड वेसल्स को जो है नुकसान पहुँचाया है, उस वजह से भी हो जाती है। नेज़ल इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे इन्फ्लेमेशन हुई है तो इन्फ्लेमेशन के केस में आपको पता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो जो एरिया होता है वो सेंसिटिव होता है, उस कंडीशन में भी जो है वो इन्फ्लेमेशन का जो है वो चांस, ब्लीडिंग का जो है वो चांस होता है। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, इसके अलावा जो है कुछ कंडीशंस और भी होती हैं, ठीक है, मेडिकली, यानी कि बॉडी के अंदर कोई बीमारी चल रही होती है जिसकी वजह से जो है ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। अब ये वाली जो है ये जो मेडिकल काजेज़ की वजह से होती है, ये थोड़ी सी आप कह लें कि सीरियस कंडीशन की तरफ लीड कर जाती हैं, सच एज़ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर आर सर्टेन मेडिकेशन दैट अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग। या फिर कहते हैं कि कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, यानी कुछ ऐसे पेशेंट्स आप भी आपने देखे होंगे या सुना होगा कि जिनको अगर कट लग जाए या चोट लग जाए तो उनका ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं होता जल्दी, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी होते हैं, उनको भी अगर चोट लगे तो जल्दी उनका ज़ख्म नहीं बढ़ता है। इसके अलावा जो है जैसे आपने सुना होगा कि हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो ब्लड जो है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता, ब्लीडिंग होती रहती है और जान के लिए जो है ये ख़तरनाक मतलब साबित होता है। ये
कंडीशन। या फिर कहते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे कि हम लोग ब्लड को पतला करने के लिए जो है वो लेते होते हैं, कोई मेडिसिन्स लेते हैं, अक्सर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर वालों को, जो कि ब्लड को पतला करती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो है ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं और ब्लड पतला हो जाता है, और ब्लड वेसल रप्चर होगी तो वो ईज़िली जो है वहाँ से ब्लीड कर सकती है। उसके बाद कहता है जी सिम्पटम आ जाते हैं, उसमें कहता है कि जी कॉमन सिम्पटम है ब्लीडिंग है, वो नोज़ से आपको मतलब दिखाई देगी। मे बी माइल्ड आर सीवियर, ठीक है, माइल्ड भी हो सकती है यानी हल्की-फुल्की भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। ब्लड ड्रिपिंग आर फ्लोइंग, ठीक है, अब जो ब्लड है वो ड्रिप करेगा, यानी कि ये जैसे छोटे-छोटे कतरे गिर रहे होते हैं, इस कंडीशन में होगा, या फिर कंटिन्यूअसली वो एक फ्लो की फॉर्म में होगा। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर तो बिल्कुल छोटा-सा इश्यू है तो उस कंडीशन में छोटे-छोटे से कतरे गिरेंगे, ठीक है, और अगर तो बहुत मतलब कोई किसी मेजर काज़ की वजह से हो रहा है, सीरियस कंडीशन है, तो उस कंडीशन में पूरा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। उसके बाद कहता है जी ब्लड क्लॉट्स आर स्ट्रीक्स इन म्यूकस व्हेन ब्लोइंग द नोज। कहता है कि जैसे जो है जो नोज से जैसे रेशा वगैरह आता है, ठीक है, जैसे हम नोज साफ करते हैं तो जो म्यूकस होता है, ठीक है, वो जब डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर जो है ना आपको छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स दिखाई देंगे, या स्ट्रीक्स का मतलब क्या है, जैसे धारियाँ सी आपको ब्लड की जो है ना रेशे के अंदर, बलगम के अंदर जो है ना वो दिखाई देंगी, जब भी हम जो है ना नोज को जब ब्लो करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। अब इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो सीरियस कंडीशन है तो फिर आप कह लें कि इसको मैनेज करना जो है वो जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपने पेशेंट को स्टे काम, ठीक है, पेशेंट को रिलैक्स करना है। पैनिक कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि अगर पेशेंट रिलैक्स रहेगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ब्लड वेजल्स जो होंगी वो रिलैक्स रहेंगी। तो जब पैनिक होगा पेशेंट, ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद कहता है सिट अपराइट, पेशेंट को बिल्कुल सीधा आप बिठा दें, ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड स्लाइटली टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द थ्रोट। अगर तो पेशेंट बिल्कुल सीधा बैठ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ झुक के, ठीक है, सीधा बैठ कर आगे की तरफ कोई वो झुक जाएगा, ठीक है, तो उसकी उससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो हमारे गले में नहीं जाएगा, बल्कि वो नोज़ से बाहर आएगा, क्योंकि अगर गले के अंदर जाएगा तो वो भी एक अच्छी कंडीशन नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि पिंच द नॉस्ट्रल। अब आपने करना क्या है, ठीक है, एक तो पेशेंट को आपने क्या कर लिया, रिलैक्स कर लिया, उसको सीधा बिठा दिया आगे की तरफ झुका के, और फिर है जी पिंच द नॉस्ट्रल, आपने जो नोज़ की जो दोनों साइडें हैं, ठीक है, उनको क्या करना, पिंच करना, दबाना है, ठीक है, यूजिंग द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। आपने अपना थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए आपने जो नोज़ का सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल आप कह लें कि जैसे नोज़ की टिप है, जैसे हम जहाँ से अपने फ्रंट से नोज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट पार्ट है, बिलो द बोनी ब्रिज फॉर 5 to 10 मिनट। अगर आप स्टूडेंट अपने नोज़ को मतलब हाथ ऊपर से लगा के देखेंगे तो एक ऊपर जो आइज़ के करीब की इनका एरिया होता है, ठीक है, जो ब्रिज उसको ब्रिज कहते हैं, नेज़ल ब्रिज, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हड्डी महसूस होगी, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे जो बिल्कुल टिप सी होती है नोज़ की, वो सॉफ्ट पोर्शन होता है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट के लिए आपने उसको क्या करना है, प्रेस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है अप्लाई आइस, आपने बर्फ़ के साथ जो है उसकी टकोर करनी है। अ कोल्ड कंप्रेस ऑन द नोज़ में हेल्प कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। तो आप क्या करेंगे कि जब आइस को अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा कि ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अवॉइड टिल्टिंग द हेड बैक, ठीक है, तो आपने अवॉइड करना है कि पेशेंट जो है वो पीछे की तरफ को ना अपने हेड को टिल्ट करे, ठीक है, पीछे की तरफ ना मोड़े, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड जो है वो गले में जाएगा। दिस कैन काज ब्लड फ्लो टू फ्लो डाउन द थ्रोट एंड मे लीड टू चॉकिंग। तो उस कंडीशन में चॉकिंग होने का, जैसे हम खाना खाते वक्त अक्सर बात करते हैं तो हमें जो है वो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जी गोता लग गया इसको खाना खाते हुए, ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, जिसको हम चॉकिंग कहते हैं। उसके बाद कहता है जी मेडिकल ट्रीटमेंट आपने क्या करना है जी, कॉटराइजेशन करनी है। कॉटराइजेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है, छोटी सी सर्जरी है, इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स को केमिकल के साथ या हीट के साथ सील कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करेंगे, सील कर देंगे। उस कंडीशन में ये जो कंडीशन होगी इसको हम क्या कहते हैं, कॉटराइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो नेज़ल पैकिंग का आ जाता है, कि हमने क्या करना है, नोज़ के अंदर जो है कोई भी गाज पीस, यानी कि गाज पीस का तो स्टरलाइज्ड जो पट्टियाँ होती हैं, जैसे हम जो ज़ख़म के ऊपर बांध रहे होते हैं उनको गाज कहते हैं, ठीक है, उस तरह के छोटे छोटे पैच मिलते हैं, ठीक है, तो उनको आपने क्या करना है, नोज़ के अंदर रख देना है। और एन इन्फ्लेटेबल बैलून, या फिर आपने ये भी एक जो है वो आप कह लें कि मेडिकल एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है,
जो कि एक बैलून होता है बेसिकली, और वो इनफ्लैटेबल होता है, यानी कंप्रेस भी हो सकता है और जो है वो रिलैक्स भी हो सकता है। जैसे गुब्बारा है वो फूल भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है, इसी तरीके का ये होता है। इसको मल्टीपल इश्यूज़ में मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस बैलून को भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन द नेज़ल कैविटी टू अप्लाई द प्रेशर, अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करने के लिए। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और उसकी वजह से ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद टॉपिकल मेडिकेशन में, ठीक है, कि अगर आप मेडिसिन कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जी एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकेशन टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, तो हम ऐसी मेडिसिन जो हैं या ऐसी क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स जो है वो यूज़ करेंगे जो ब्लड वेसल्स को क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखें और स्टूडेंट चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।